बस्तर में लगातार समर्पण तो हो ही रहे हैं और आपको याद हो कि बीते दिनों जिस तरह से सबसे पहले ऐतिहासिक समर्पण जो हुआ बीते दिनों जगदलपुर में, जिसमें 210 माओवादियों ने हथियार के साथ पुनर्वास किया। इसे समर्पण नहीं कहा जा रहा है, पुनर्वास कहा जा रहा है। उसी के बाद कांकेर जिले में ही कुएमारी और किस्कोडो एरिया कमेटी के 21 माओवादी भी हथियार लेकर वर्दी में वापस लौट कर आए सरकार के सामने और उन्होंने अपने हथियार सरकार के सामने सौंप दिए। तो आज इन सभी को मिलाकर एक बड़ा समर्पण आयोजन हुआ। समर्पण आयोजन ही कहा जा सकता है या पुनर्वास आयोजन कह सकते हैं, और जिसमें कांकेर में उन 21 माओवादियों को पत्रकारों के समक्ष पेश किया गया। उनके सारे ऑटोमेटिक हथियार दिखाए गए, जो हथियार लेकर वो माओवादी लौटे थे। इस दौरान उन्हें संविधान की किताब भी दी गई और साथ ही साथ इसके साथ बीजापुर में भी बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो क्या है पूरा मामला, कितने माओवादी थे और ये कितना महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, संगठन के लिए कितना नुकसान, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल लगातार जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है माओवादियों पर, और अब जब से वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा और उनके साथ में सतीश कोपा उर्फ रुपेश ने अपने तमाम साथियों के साथ में हथियार के साथ पुनर्वास का लाभ लेने के लिए वापस आए हैं। और लाभ लेना क्या, साथ ही साथ उनका कहना है कि अब हथियार बंद आंदोलन पे विराम दिया जा रहा है और अब वो बिना हथियार के जनता के लिए, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। तो उसी के स्वरूप में 21 माओवादी कांकेर में बीते दिनों आए थे। हालांकि वो तत्कालीन जानकारी थी जो मैंने उस वक्त आपको दी थी, लेकिन आज कांकेर जिले में विधिवत पुलिस ने इसे पत्रकारों के समक्ष पेश किया और बताया कि कौन कौन से माओवादी हैं, उन पर कितना इनाम घोषित किया गया था। सबसे पहले बीजापुर का बताऊं, बीजापुर में बड़ी संख्या में माओवादियों ने समर्पण किया है। आज उनकी संख्या लगभग 51 में 51 माओवादी समर्पण किए हैं और उनमें 66 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बीजापुर के जो एसपी हैं जितेंद्र यादव, उन्होंने इसे पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किया सभी माओवादियों को और बताया कि ये माओवादियों के लिए और ज़्यादा नुकसानदायक है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये जो माओवादी वापस आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से काम कर रही है, तो उन्हें लगता है कि वाकई में सरकार के काम करने की जो तरीके हैं उसमें ये सफलता है। और ये जो 51 माओवादी हैं, इसमें 42 पुरुष हैं, 9 महिला हैं, इनमें कुछ 66 लाख रुपए का इनाम था। ये जो 51 कैडर है, इसमें PLGA बटालियन, जो कि हिडमा की बटालियन या देवा की बटालियन मानी जाती है, कंपनी नंबर 1 एवं कंपनी नंबर 1, 2, 5 के 5 सदस्य हैं। इसमें एक ACM है, प्लाटून और एरिया कमेटी के 7 सदस्य हैं, 3 LOS सदस्य हैं और एक मिलिशिया प्लाटून कमांडर है, 14 मिलिशिया प्लाटून सदस्य हैं। RPC जनताना सरकार, DKMS और CNM के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 20 अन्य सदस्य जो हैं वो सभी शामिल हैं। ये कुल मिलाकर 51 कैडर माओवादी जो हैं ये पुलिस के सामने समर्पण किए। वहीं बीते दिनों जो हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से माओवादी जंगलों से पैदल निकल कर आ रहे हैं और वो सरकार के सामने अपने हथियार के साथ आ रहे हैं। हालांकि बीजापुर में जो माओवादी वापस आए हैं, इन पर इनाम जरूर 66 लाख का है, पर इन्होंने कोई भी हथियार सरकार के समक्ष पेश नहीं किया, ना ही सौंपा उनके पास में। लेकिन जो कांकेर में जो समर्पण हुआ उसमें तो सारे जो माओवादी हैं ये रुपेश के आह्वान, रुपेश उप सतीश कोपा के आह्वान में और उनके द्वारा जो बनाए गए प्लान थे उसके आधार पर ही ये सभी अपने हथियार और वेपन कारतूस के साथ पहुंचे, अपनी वॉकी टॉकी और जो सामान, जो तस्वीर हमने आपको बीते दिनों अबुझमाड़ में दिखाई थी रुपेश के सरेंडर के दौरान, मतलब मैं बार बार सरेंडर बोल देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, पुनर्वास, क्योंकि इसे पुनर्वास कहा जा रहा है, तो यहाँ पे भी उसी तरह से आए गए। ये जो माओवादी लौटे हैं कांकेर में, 21 माओवादी हैं, ये अपने साथ 18 हथियार लेकर आए हैं और इन पर कुल 85 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस इसे पूना मार्गेम, मतलब पुनर्वास से पुनर्जीवन, इस स्लोगन के साथ अब इस पुनर्वास को सबके सामने पेश कर रही है। पुलिस का मानना है कि ये कुएमारी किस्कोडो एरिया कमेटी के लगभग अब वो पूरा इलाका समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। ये जो आने वाले जो 21 माओवादी हैं, इसमें 4 डिवीसीएम है, डिवीसीएम मतलब डिविजनल वाइस कमेटी मेंबर, 9 ACM है, 9 एरिया कमेटी मेंबर और 8 पार्टी सदस्य, कुल 21 ये माओवादी हैं और इन पर इनाम तो मैंने पहले ही बता दिया। साथ ही साथ पुलिस ने भी बताया कि ये जो हथियार लेकर आए 18, वो कौन कौन से हैं। AK-47 है 3,
SLR 4 है, इंसास 2 है, 303 राइफल 5 है और 315 बोर राइफल 1 है, सिंगल शॉट राइफल 2 है और एक BGL लॉन्चर है। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि केसकाल डिवीजन की जो नॉर्थ और सब जोनल ब्यूरो के कुएमारी एरिया कमेटी है वो पूरी तरह से अब लगभग समाप्त हो चुकी है इस समर्पण के बाद। और जो माओवादी आए हैं 21, उनमें से जो प्रमुख नाम वो भी बता दूं, वो उस इलाके में जो सबसे ज़्यादा सक्रिय माओवादी थे रमेश उर्फ मुकेश उर्फ मानकर हुपेंडी, जो कि DVCM थे, उनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। ये KK डिवीजन के सचिव थे। जग्गू गोटा उर्फ सुखदेव, ये भी DVCM कुएमारी एरिया कमेटी के सचिव थे, LOS कमांडर थे, इनके ऊपर भी 8 लाख का इनाम था। रेजू सलाम बड़ा नाम था और बजरू, ये भी DVCM थे, किस्कोडो एरिया कमेटी के सचिव और LOS कमांडर थे, इन पर भी 8 लाख का इनाम था। कैलाश सलाम उर्फ रेजू, ये भी DVCM कुएमारी एरिया कमेटी थे, इन पर 8 लाख का इनाम था। वसंती आंचला उर्फ राजो, ये ACM किस्कोडो एरिया कमेटी की ACM किस्कोडो एरिया कमेटी की थी, इन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पुष्पा हेमला उर्फ सोमली, ACM किस्कोडो एरिया कमेटी, इन पर भी 5 लाख का इनाम। दर्शन हेमला उर्फ पोदिया, ACM किस्कोडो एरिया कमेटी, इन पर 5 लाख का इनाम। मनकी बाई उर्फ दयावती गोटा, इन पर भी 5 लाख का इनाम, ACM किस्कोडो एरिया कमेटी थी। जगदीश मंडावी उर्फ दुखुराम, ACM किस्कोडो एरिया कमेटी, 5 लाख इनाम। रमशीला पोटाई 5 लाख इनामी, ये भी ACM थी कुएमारी एरिया कमेटी की, ये कुएमारी की थी। रमा कुंजाम कुएमारी एरिया कमेटी की 5 लाख इनाम ACM। मंगली मरकाम, ये भी 5 लाख इनामी कुएमारी की थी। सिरनू उर्फ श्रीनू फरसा उर्फ कोसा, 5 लाख इनामी कुएमारी एरिया कमेटी के ACM। जमली मंडावी 1 लाख का इनामी, ये PM थी, पार्टी मेंबर किस्कोडो LOS की। अस्मिता मरकाम पर 1 लाख का इनाम, संगीता मरकाम पर भी 1 लाख का इनाम और सजोतिनी मरकाम, इस तरह से 1-1 लाख रुपए के इनाम के भी कुछ माओवादी हैं जो पुलिस के समक्ष अपने हथियार लेकर लौटे। लगातार हो रहे समर्पण पर बस्तर IG ने आज कांकेर में एक बयान भी दिया है और साथ ही साथ वो माओवादी जो अभी भी जंगल में हैं उनके लिए भी कुछ उन्होंने एक चेतावनी भरी अपील भी की है। वो क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। 210 माओवादी ने इसी प्रयास के तहत, इसी पहल के तहत सामने आए थे। उन्हें पुनर्वास की सभी कार्रवाई अभी लगातार जारी है और 17 माओवादी कैडर्स जो अभी रविवार को आए थे, उनका आज विधिवत एक कार्यक्रम के तहत उनका समाज में रीइंटीग्रेट की जा रही है। ये शासन के एक स्पष्ट मंशा है बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए बस्तर के एक नया पहचान दिलाना है और बस्तर क्षेत्र का विकासकारी जनता की मंशा अनुरूप उसका गति प्रदान करना है और क्षेत्र का एक शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करना है। और बस्तर पूर्व में हिंसात्मक गतिविधि कारण से, नक्सल घटना के कारण से एक पहचान बन गई, तो उस पहचान को बदलते हुए हमारे यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता है, हमारे यहाँ इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म का काफ़ी संभावना है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का काफ़ी आभार जो अपॉर्चुनिटी है, जिसके तहत क्षेत्र के युवा युवती को रोजगार दिया सकता है और क्षेत्र में एक सकारात्मक छवि निर्मित कर सकता है। और बस्तर दशहरा और बस्तर का जो कल्चरल टूरिज्म, इन सब के विषय को लेकर आगे एक सकारात्मक समाज निर्माण, साथ साथ बस्तर के एक पॉजिटिव आइडेंटिटी क्रिएट करने का जो हमारा प्रयास है शासन की मंशानुरूप, दिशा निर्देश अनुरूप, वो प्रयास कहीं ना कहीं अभी सफल होते नजर आ रहा है। फर्स्ट क्या है, अभी यदि पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी हो, सेंट्रल कमेटी मेंबर हिडमा हो, अन्य जितना भी जो कैडर्स, जैसे इसमें पापाराव का गिनती भी आएगा, इसमें बारसा देवा का गिनती भी आएगा और जैसा नहीं जितना और भी कैडर्स शेष जो जंगल में अभी भी बंदूक लेकर जो हिंसा के बल पर हम अपना बात को रखने के लिए या क्षेत्र की जनता का जान माल की एक खतरा बनकर आ रहा है, उनके पास एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर आ जाए, अच्छा रहेगा। नहीं तो जिस तरीके से विगत 2 वर्ष में हमारा जो परिणाम रहा सबके सामने है, जो यदि माड़ के क्षेत्र हो, उत्तर बस्तर के क्षेत्र हो या दक्षिण बस्तर जो कोरागुटलू हिल्स जिसका बार बार जिक्र होते हैं, इतना कठिन विषम परिस्थिति के बावजूद भी हमारे जवान ने गर्मी के सीजन में कार्रवाई किया, उसमें 31 माओवादियों को डेड बॉडी उसको रिकवर की गई थी। उस प्रकार यदि आकाश में हो, पाताल में हो या हमारा क्षेत्र में हो, दूसरा सीमावर्ती क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, हमारा सुरक्षा बल सक्षम है। DRG का नाम मैंने लिया, बस्तर फाइटर का नाम नहीं लिया, STF, कोबरा, BSF, CRPF, ITBP, SSB, CAF, STF, तमाम सुरक्षा बल एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत अभी कार्रवाई कर रहा है, जिसके परिणाम
अब तक सकारात्मक रहा और आगे और भी सकारात्मक रह सकता है। इसलिए खिड़मा हो या जो भी है, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाह रहा था कैडर्स का, यदि सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो से लेकर नीचे जन मिलिशिया से लेकर जनता सरकार जो भी कैडर्स होगा, अभी उनके पास एक ही विकल्प है, आ जाए, मुख्य धारा में शामिल हो जाए, नहीं तो परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाए। 2026 मान सकते हैं कि बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, जिस प्रकार की केंद्रीय मंत्री ने कहा। जैसा शासन ने एक लक्ष्य तय किया थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, और उसी लक्ष्य के तहत ही सभी हमारा कार्रवाई नियमित रूप से और इंटीग्रेट रूप से जारी रहा, जिसके परिणाम जिस तरह पूरा मैंने आप समक्ष बताए थे, ऑपरेशनल आउटकम भी, डेवलपमेंटल आउटकम भी, और जैसा भी मुख्य धारा में जोड़ने वाला जो परिणाम भी मैं बताए थे, इन सब से पूरा विश्वास है जो आने वाला बहुत जल्दी जो संपूर्ण रूप से बस्तर इलाके में नक्सल गतिविधि समाप्त होगा और इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित होगा। तो सुना आपने किस तरह से बस्तर आईजी ने उन माओवादियों को लगभग चेतावनी भरे स्वर में कहा है कि अब कोई भी नाम हो, जिस तरह से एक बड़ा नाम बस्तर में हमेशा से ही सक्रिय नाम रहा है और जिसके नाम को लेकर हमेशा से ही बस्तर के जंगलों में दहशत रही है, वो नाम हिड़मा है। तो बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने उन्हें भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब कोई भी हो, बार बार नाम नहीं लूंगा उन माओवादियों का। सीधे तौर पर कहा है कि देवजी हो, पापाराव हो, हिड़मा हो या जो भी माओवादी हो, वो इस बात को समझ लें कि 2024 के बाद से जिस तरह से ऑपरेशन की नीतियां और तकनीकों में बदलाव किया गया है, उसकी सफलता के परिणाम सभी के सामने हैं और इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सफलताएं मिल रही हैं वो सफलता तो जवानों की देखी जा रही है कि किस तरह से महासचिव बसवराजू हों या फिर जितने भी सेंट्रल कमेटी के सदस्य हों, उन सभी को उन इलाकों में घेर कर मारा गया जिस इलाके में कभी जवान जाते थे तो नुकसान उठाकर ही वापस लौट पाते थे, और वहाँ पर जा पाना भी जवानों के लिए काफ़ी कठिन चुनौती थी। लेकिन अब हर उस इलाके पे ऑपरेशन करने में बस्तर की फोर्स सक्षम है। इस दौरान बस्तर में तैनात सभी जवानों के नाम लेते हुए बस्तर आईजी ने फिर से आगाह किया उन माओवादियों को, जो माओवादी अभी भी चाहते हैं कि वो हथियार के दम पर ये लड़ाई को जिंदा रखने में सक्षम है। ऐसा अगर सोच रहे हैं तो गलतफहमी के शिकार हैं। इस दौरान बस्तर आईजी ने आपने सुना कि कर्रेगुट्टा हिल्स के ऑपरेशन का भी उदाहरण दिया कि अब फोर्स कर्रेगुट्टा जैसे सबसे कठिन चुनौती भरी जो परिस्थिति और जो टेरेन है वहाँ पे भी सफल ऑपरेशन करने में सक्षम है। तो ऐसा ना सोचे कोई भी माओवादी कि वो किसी भी इलाके में जाकर छुपेंगे और बच जाएंगे। ये चेतावनी भरे स्वर थे बस्तर आईजी सुंदरराज पी के, और उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी और कहा कि आप वापस आ जाइए। ये एक अपील के साथ चेतावनी मानी जा रही है। नुकसान तो लगातार हो रहा है माओवादियों को, माओवादी वापस आ भी रहे हैं लगातार और ये दिख भी रहा है। अब हर कोई ये जानना चाह रहा है कि क्या 31 मार्च तक माओवाद पूरे बस्तर से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी कि माओवाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कुछ लोगों के बयान आते हैं कि सशस्त्र माओवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये काफ़ी जिज्ञासा भरा समय होगा देखना कि 31 मार्च के बाद क्या होगा, कैसी होगी स्थिति बस्तर की। लेकिन ये बात तो तय है कि माओवादी बहुत ज़्यादा बैकफुट पर हैं, उनके अपने साथी लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। निचले स्तर से लेकर मध्यम और मध्यम से लेकर शीर्ष स्तर तक के माओवादी, पुलिस ब्यूरो से बड़ा कोई पद होता ही नहीं माओवादी संगठन में, उनके द्वारा भी अगर अपने हथियार सरकार को सौंपा गया, कल चंद्रन्ना और बंडी प्रकाश जैसे तेलंगाना इस इलाके के जो माओवादी हैं अगर वो भी वापस लौट चुके हैं, तो अब जो माओवादी सिर के जो बाकी जो बचे नेता हैं वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इस बीच ये भी पता चला है कि बीते दिनों तेलंगाना आंध्र प्रदेश के किसी इलाके में हिड़मा, देवजी और दामोदर जैसे नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में बताया जाता है कि उन्होंने फिर से कार्यभार एक दूसरे को बहुत जिम्मेदारी से सौंपा है और उन्होंने इस बात पर पार्टी में फैसला लिया है कि स्थिति जो भी हो लड़ाई लड़ी जाएगी, हथियार नहीं सौंपा जाएगा सरकार के सामने। ये तो हालांकि इस बात की कोई पुष्टि वाली या विश्वसनीय हमारे पास ऐसे ऑथेंटिक जानकारी नहीं, लेकिन ये जानकारी निकल कर तैर रही है बाजार में और यहाँ वहाँ की एक बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक में अगर इस तरह की जिम्मेदारी और इस तरह के फैसले लिए गए हैं तो आने वाला समय देखना होगा कि माओवादियों के लिए कितना कठिन होगा और इस कठिन समय से माओवादी किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे या सरेंडर कर देंगे या फिर मुख्य धारा में लौट जाएंगे या मुठभेड़ में मारे जाएंगे। हर किसी के मन में ये जिज्ञासा है और इस जिज्ञासा की जो शांति के लिए हर किसी को समय का इंतजार करना होगा। मुझे लगा आज समर्पण पर एक बड़ा अपडेट, तो इस अपडेट को अपने दर्शकों को बताऊं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।